हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में पहले हम लोग उसका कॉज पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसका सिम्टम पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज आजमा। सम पीपल प्रोनाउंस इट एज अस्थमा, बट इट इज़ नॉट अस्थमा, इट इज़ आजमा। आजमा इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर मतलब कि ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन कौन कॉज कराता है? एलर्जेंस। एलर्जेंस यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स। एलर्जेंस जैसे कि क्या क्या होता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए। एलर्जेंस अलग अलग हो सकते हैं, हर इंसान को अलग चीज़ से एलर्जी होती है, तो एलर्जेंस बहुत सारे हो सकते हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। तो जब एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या है? एक वैसोडायलेटर है और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोडायलेटर का मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है, और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ये ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। जब हम लोग को पता है, जैसे जो एल्विलाई में जो एयर जाती है वो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ही जाती है। जब ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो एयर क्या है, ईजिली नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, ब्रीदिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए, इसके हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। क्यों हो रहा है इन्फ्लेमेशन ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। हिस्टामिन क्या कर रहा है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो क्या करवा रहा है, इन दोनों को, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिससे इसमें स्वेलिंग या रेडनेस आ सकती है। अब जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई तो इससे क्या होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। तो जिसका सेकेंड सिम्टम है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग साउंड। जब हमें आजमा होता है तो उसमें जब ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे क्या, एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है, आजमा का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, आजमा में क्या रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, जो क्या करा रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो इसको क्या करवा रहा है, इन्फ्लेमेशन करवा रहा है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो किसी तरह से अगर हम इस हिस्टामिन को रोक दें तो क्या इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो हिस्टामिन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटी हिस्टामिन देते हैं और स्टेरॉइड्स देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो आजमा पेशेंट होते हैं उन्हें एक इन्हेलर दिया जाता है, जो जिसे वो इन्हेल करते रहते हैं। तो उस इन्हेलर में क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होती है, जो एंटी हिस्टामिन मतलब कि ये हिस्टामिन को रोक देती है, हिस्टामिन के रिलीज को कम कर देती हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्टेरॉइड्स दी जाती हैं। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है, एम्फाइसीमा। अब बहुत लोग क्या है, आजमा और एम्फाइसीमा में कंफ्यूज होते हैं, बट आजमा और एम्फाइसीमा में कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो आजमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जी की वजह से हो रहा है, और एम्फाइसीमा क्या है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और दोनों के कॉज भी अलग हैं। आजमा में क्या होता है, जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है इनका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, जो एल्विलाई है उसकी वॉल्स डैमेज हो रही हैं। तो एल्विलाई की वॉल्स जब डैमेज होंगी तो एम्फाइसीमा होगा। अब एम्फाइसीमा क्या है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। हम लोग एम्फाइसीमा को डिटेल में पढ़ते हैं। अब एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसका मेन कॉज क्या, स्मोकिंग है। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें एम्फाइसीमा हो जाएगा। बट इसके अलावा और भी कॉज होते हैं एम्फाइसीमा के, जैसे कि आजकल की पोल्यूटेड एयर, और जो है स्मोक, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये भी इस एम्फाइसीमा को कॉज करते हैं। अब एम्फाइसीमा का सिम्टम क्या है, देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्विलाई क्या है। एल्विलाई वो मेन साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब एल्विलाई की वॉल्स इसमें क्या हो रही है, डैमेज हो रही हैं। जब एल्विलाई की वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, टाइट होती है एल्विलाई, तो जब इसमें इसकी वॉल डैमेज होंगी तो क्या होगा, जो गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। जब गैसेस एक्सचेंज ही प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, ना ब्लड को इनफ ऑक्सीजन मिल पाती है ना बॉडी को। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इंसान थोड़ा भी एक्सरसाइज या थोड़ा सा भी कोई वर्क करता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है, उसे वो हाफने लगता है। यही इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी में क्या होता है, एम्फाइसीमा में एल्विलाई की वॉल डैमेज हो जाती हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, तो बॉडी को क्या होगा, इनफ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, जिससे इंसान क्या करता है, बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगता है, हाफने लगता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन मतलब कि किसी का काम धंधा ही ऐसा जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। अब इसका मेन काम क्या, इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक गैसेस, सिलिका एंड डस्ट। अब जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग स्टोन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, या फिर बैंगल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बैंगल बनाने का काम करते हैं, स्टोन काटने का काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट
जो है डस्ट वगैरह होती है, जिससे उनको कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जैसे कि इसका जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसके दो मेन एग्जांपल और कॉमन एग्जांपल क्या है, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस मतलब कि क्या, सिलिका इन्फ्लेमेशन, जैसे कि अगर सिलिका की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे सिलिकोसिस। और एस्बेस्टोसिस क्या, मतलब कि एस्बेस्टोस की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एस्बेस्टोसिस। तो ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मेन एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम है कि जिसमें लंग जो टिश्यू होता है, लंग का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से डैमेज होता है, फाइब्रोसिस की वजह से। फाइब्रोसिस क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मतलब कि जो लंग का टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है और वहाँ पे फाइबर्स आने लगते हैं। क्या हो जाता है, लंग का टिश्यू डैमेज हो जाता है और वहाँ पे क्या आने लगते हैं, फाइबर्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग हमारा ख़राब हो जाता है। तो आता है, तो इसमें क्या करना है कि हम लोग मास्क लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का क्या प्रिवेंशन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, अब इसका सिम्टम आप लोग को समझ में आ गया ना कि लंग टिश्यू डैमेज ड्यू टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब कि वहाँ का टिश्यू डैमेज होकर वहाँ पे क्या बन रहा है, फाइबर्स बन रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट डिसऑर्डर, एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर माउंटेन सिकनेस। अगर आपको ये डिसऑर्डर पढ़ना है तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इसी टॉपिक पे बेस्ड कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, आप उसको देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट में पूछिए। मैं ऐसे ही जो है कॉन्टिन्यूसली वीडियो डालूंगी टॉपिक्स पे। पहले ये चैप्टर कवर करते हैं ब्रीदिंग, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं सेल पढ़ाऊंगी। और अगर आपको किसी जो है टॉपिक पे जो है अभी भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। एल्टीट्यूड सिकनेस, माउंटेन सिकनेस, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसका रीज़न है कि जो हमारा जो मतलब कोई भी गैस है वो कैसे फ्लो करती है, हाई टू लो मूव करती है। तो जब बाहर का प्रेशर ही लो है तो फिर वो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन इनफली नहीं जा पाएगी। इसकी वजह से जो है लोगों को क्या, लोग नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, ब्रीथलेसनेस और हेडेक ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। नोजिया मतलब कि जैसे कि उल्टी आना, या फिर फैटिग मतलब थकान, हार्ट पैल्पिटेशन मतलब कि उनका हार्ट रेट का बढ़ जाना या घट जाना। तो जैसे इसमें क्या होता है, आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं मेरा जी घबराने लगा, जब वो पहाड़ पे जाते हैं तो कहते हैं जी घबरा रहा है। तो ये इसी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। और अब आप लोग ये सोचिए, जैसे जो लोग हैं वो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस होती है। जब हम लोग ही माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम लोग को क्यों ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है। तो जो लोग माउंटेन में रहते हैं उनका जो उनमें जो आरबीसी का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, उनमें आरबीसी प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की जो है कंपेयर में जो माउंटेन में लोग रहते हैं उनका आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और आरबीसी क्या है, आरबीसी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब आरबीसी का नंबर ज़्यादा होगा तो बॉडी को इनफ ऑक्सीजन आराम से मिल जाएगी। तो इसीलिए अब जो है बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिल जाएगी तो उनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब हाइपोक्सिया, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज इन टिश्यू। देखिए, एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोक्सिया दोनों में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसमें भी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है और इसमें भी जो टिश्यू होता है उसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। यानी कि मतलब लगभग ये दोनों सेम ही है, बट इनका रीज़न अलग है। एल्टीट्यूड सिकनेस में बॉडी को इनफ ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन शॉर्टेज क्यों होती है, कोई डिसऑर्डर की वजह से। जैसे कि माना कि आपका लंग का टिश्यू खराब हो गया, या फिर कोई और आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, आपका एल्विलाई वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो अगर उसकी वजह से शॉर्टेज है ऑक्सीजन की तो वो हाइपोक्सिया है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो वो एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया। आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, प्लीज आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, like the video and subscribe my channel for more such videos.